रामचंद्र जी का जब जिक्र करते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने जो धनुष उठाया था वो तो उसको तो कोई नहीं उठा पाता था, वो इतना भारी होता था। आपका धनुष कितना भारी होता है? मैं शायद इंडिया में सबसे हैवी मैं ही शूट करता हूँ और पाउंडेज हैवी मैं ही चलाता हूँ। रामलीला और जो हमारे यहाँ कल्चर है उसमें बहुत हमारा पूरी फैमिली मतलब जाती थी, गो थ्रू करती थी, रामायण चलती थी। तो जब एक अपॉर्चुनिटी स्कूल लेवल पे मिली मुझे कि आपके पास 2-3 गेम्स हैं, उसमें हमारा लकीली आर्चरी भी गेम में वहाँ पे था, तो एकदम ही इमेजिनरी वो फील आ गई कि यार राम जी जैसा धनुष उठाना है, वो करना है, फील करना है, निशाना मारना है। आप देखते हैं कि हवा जो है आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, बहुत तेज है, तब कौन सी ट्रिक काम करती है? आर्चरी को या कोई भी आउटडोर गेम जो होते हैं वो उसमें आपको हवा भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, आपको हर परफॉर्म करना है। जब तक टारगेट दिख रहा है तब तक आपको एरो चलाने है। मतलब लाइक इतने पानी में भी मैंने खेला है कि मेरे नीज तक पानी है और फिर भी हमने परफॉर्म करा है। ऐसे भी वो देखे हैं जहाँ पे मैं निशाना तो क्या वो खींच ही नहीं पा रहा। शीतल देवी पीछे काफ़ी चर्चा में रही। श्री शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो बिना हाथों के निशाना लगाना आप तो कैसे मुमकिन होता है? एक नाम अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो पायल है, छोटी सी बच्ची है जिसके दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर नहीं है, और वो एरो चला रही है, परफॉर्म कर रही है। मैं आज दोनों गोल्ड मेडल भी लेके आई और खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल भी। तो मेरी जैसे टर्न आई तो मैंने खींचा और देखा मधुमक्खी आकर के अचानक से कहाँ से आकर के यहाँ पे बैठ गई। अब उस सिचुएशन में मैं खड़ा हूँ, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है शूट करने के लिए। मैं खुद हैरान और कि करूँ क्या, अब सिचुएशन क्या है, क्योंकि जैसे तैसे मैंने बस शॉट बस मारा और एरो भी ठीक ठाक टर्न लग गया था। Quite special win for Abhishek Verma. सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? देखिए, इवेंट के दौरान भी और इवेंट के बाद भी सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आपको परफॉर्म एक बार नहीं करना, बार बार करना। प्रेशर उसमें भी आएगा कि आपको अगला 10 मारना है, और एक 10 मार दिया तो उसमें भी आएगा कि आपको बार बार मारना है। कुश्ती में हमने देखा खिलाड़ियों की बहुत सारी शिकायतें थी फेडरेशन को लेकर के, तो आपको क्या लगता है कि वाकई इस तरह की पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा होनी चाहिए स्पोर्ट्स में? जब आप अगेंस्ट जाते हैं तो फैमिली में भी वॉर होती है, तो जस्ट लाइक ये भी वॉर ही है। अगर आपने एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, मेजर इवेंट्स में मेडल लिया है तो आपको ग्रुप ए तक की जॉब्स आपको ऑफर होती है, चाहे वो डीएसपी हो किसी स्टेट में, डिप्टी कलेक्टर हो किसी स्टेट में, डिपार्टमेंट में। अब एज असिस्टेंट कमिश्नर हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। जैसा आप देंगे देश को, देश भी आपको वैसा ही अपॉर्चुनिटी देगा। इस सेक्टर में ही इतने लंबे तो मैं जितनी OTT पे मूवीज़ होती हैं, शोज़ होते हैं, सब देखता हूँ। अभी तो पंचायत वाले हमारे सचिव जी हाय रिंकी, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अच्छे लग रहे हैं अभी मुझे। क्या बात है, करेक्ट। जीतू भाई। अभी अभिषेक वर्मा के ऊपर एक मूवी बनेगी, तो कौन होगा जो आपका रोल प्ले करेगा? वरुण धवन कर सकते हैं? सब सुन सकते हैं। वरुण धवन जी, आप सुनिए ध्यान। ओलंपिक में अभी तक इवेंट आया नहीं था, अब पहला इवेंट अभी आया है, तो क्या पता उसके बाद चीजें अलग बदल जाएं। तो कैरेक्टर हम जरूर चाहेंगे कि चीजें बदले और अच्छी तरह बदले, और फिर आप दोबारा हमारे पॉडकास्ट पे आए, ये आपको प्रॉमिस करके जाना होगा। 100%। कहते हैं अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ परछाई या फिर अक्स देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना साधा था। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी कुछ ऐसे ही अनोखे धुरंधर तीरंदाज हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं। अगर हम उन्हें आज का अर्जुन कहें तो शायद गलत नहीं होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक आपका। थैंक यू सो मच मैडम। ये कहा जाता है कि अर्जुन ने जो मछली थी उसको नीचे देख करके ऐसा भेदा था ऊपर में, कभी आपने ट्राई किया ऐसा कुछ? देखिए, अर्जुन अवार्ड बना ही इसलिए है कि उन्होंने जो अनबिलीवेबल वो वाली चीज़ करके दिखाई थी, हम नहीं कर सकते। पर थोड़ा सा डेंजरस भी हो जाएगा ये फैक्टर करना। हमारे जो उनके जो कहते हैं ना मछली की आँख को उन्होंने निशाना लगाया था, तो हमारी मछली की आँखें जो हैं वो 50 मीटर और 70 मीटर पे लगी हुई हैं, तो हम उसको भेदते रहते हैं, उसको मारते रहते हैं। वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऊपर अगर करके चलाया तो एरो कहाँ जाएगा, किसके लग जाएगा, तो वो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर में हम जाते ही नहीं है। चलिए, तो हमने सोचा था कि थोड़ा लाइटर नोट पे बातचीत शुरू करते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जहाँ चारों तरफ क्रिकेट का शोर होता है, खासकर अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, तो वहाँ पे आपने एक ऐसा साइलेंट गेम क्यों चुना जहाँ की जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है? देखिए,
पहली चीज़ गेम होता है, जिसको जौन सा गेम पसंद आता है वो वैसा करता है। कोई चंचल है, शांत है, तो उसको हम ध्यान लगाने वाले इंडिविजुअल गेम्स देते हैं। कोई सुपर एक्टिव है तो बॉक्सिंग में जाता है या कराटे जाता है, वो चूज़ करने का पैटर्न होता है। और क्रिकेट एक हमारे देश में खेल नहीं, एक तरह से हर एक के मतलब कह सकते हैं गेम है, वो पैशन का गेम, या मनी मॉनिटरिंग कर लो या आप कमर्शियली कर लो, हर जगह पे वो बॉन्डिंग करने का है। मेरे को जो चूज़ करना था वो मैं ना रामलीला और जो हमारे यहाँ कल्चर है उसमें बहुत हमारा पूरी फैमिली मतलब जाती थी, गो थ्रू करती थी, रामायण चलती थी। इनिशियली स्टेज से हम देखते आए हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो उसमें तीर कमान चलाना, धनुष करना, गदे वाला करना, तो एक थोड़ा सा एक मन में वो कहते हैं ना, दिमाग में वो साइलेंटली वो भर गया था, बैठ गया था। तो जब एक अपॉर्चुनिटी स्कूल लेवल पे आई, मिली मुझे कि आपके पास 2-3 गेम्स हैं, उसमें हमारा लकीली आर्चरी भी गेम में वहाँ पे था, तो एकदम ही इमेजिनरी वो वाली वो फील आ गई कि यार राम जी जैसा धनुष उठाना है, वो करना है, फील करना है, निशाना मारना है, चीज़ें करना है फ्रॉम फर्स्ट डे। तो वो एज अ फन के लिए मैं करने गया था, और वो फ़न मेरा पैशन में बदल गया, और पैशन मेरा फ्यूचर में बदल गया। और देखते देखते मेरे को 23 से 24 साल हो गए हैं इस गेम में, तो अभी भी नहीं निकल पाया। पहली बार कितनी उम्र में धनुष उठाया था आपने? 12 साल का था, आई गेस 7th क्लास में था मैं, और वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था मैंने। बहुत बढ़िया। अच्छा, चूंकि आपने जिक्र किया रामचंद्र जी का, अब बताइए कहीं ना कहीं से वहाँ से भी एक इंस्पिरेशन मिली। अर्जुन की कहानी हम पहले ही सुना चुके हैं, तो ये तो मानेंगे कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है, लेकिन अब सवाल ये है कि रामचंद्र जी का जब जिक्र करते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने जो धनुष उठाया था वो तो उसको तो कोई नहीं उठा पाता था, वो इतना भारी होता था। आपका धनुष कितना भारी होता है? नहीं, आज की डेट में ना मॉडर्न बोज इतने आ गए हैं, एक्यूरेसी इतनी आ गई हैं, उसमें गैजेट्स इतने लग गए हैं, क्योंकि आपको बार बार 10 मारना है, तो उसके हिसाब से चूज़ करना है। ग्रॉस वेट की बात करें तो मेरा कंप्लीट बो 5 kg का होता है, 5 kg, और मैं दिन में मिनिमम 400 शॉट्स में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप मान लीजिए 5 किलो के बो को आप 400 बार डेली उठा रहे हैं और कर रहे हैं, और पाउंडेज उसकी 60 पाउंड होती है। वो भी एक अच्छी खासी है, नॉर्मल पर्सन कोई खींच नहीं सकता, तो उस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी होती है। मुश्किल है? नहीं, मुश्किलें फॉर श्योर हर चीज़ में होती हैं, पर एक हैबिट वाली होती है। इनिशियल लेवल पे अगर हम बच्चों की बात करें जाएँ, जो सब जूनियर आते हैं या ग्रास रूट बच्चे आते हैं, उनको उन्हीं के हिसाब से पाउंडेज, वेट, सब चीज़ें दिया जाता है। मैं एज अ इतने लॉन्ग, मैं शायद इंडिया में सबसे हैवी मैं ही शूट करता हूँ, और पाउंडेज हैवी मैं ही चलाता हूँ। पर 22 सालों के करियर में अगर इनिशियली स्टार्टिंग वाले बच्चों की बात करेंगे तो 1 kg का वो होता है, और पाउंडेज जस्ट लाइक 25 पाउंड होती है, तो वो ईजिली मैनेज हो जाता है। उनको डेवलप करने के लिए, उनकी मसल्स को डेवलप करने में वो प्रोसीजर होता है। तो जब पहली बार धनुष उठाया था, घर वालों का रिएक्शन क्या था? हाँ, घर वालों का रिएक्शन अच्छा ही था। उनको घर वालों का बस था कि स्पोर्ट्स में जाए कोई भी। ओह, दैट्स ग्रेट। बस सिर्फ यही था कि कोई भी स्पोर्ट्स करे। इससे पहले मैंने लॉन टेनिस किया, एक महीने मैंने लॉन टेनिस किया था, उसमें 2 रैकेट टूट गए थे। तो घर वालों को था कि यार ऐसा गेम चूज़ करना जिसमें पैसे ना लगे पहले। और आर्चरी इनिशियल स्टेजेस पे बहुत सस्ती है, क्योंकि हमारे नेशनल्स में इंडियन राउंड बोज होते हैं जो बैम्बूज के बने होते हैं, तो लेस देन 7,000 रुपीज़ में पूरा किट आ जाती है। आप नेशनल्स खेल सकते हो, आप स्कूल नेशनल्स खेल सकते हो, आप कॉलेज में एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हो, आप मतलब एक इंडिया लेवल पे टूर्नामेंट आप खेल सकते हो। बहुत अच्छा फेडरेशन इसका प्रावधान कर रखा है। तो उसमें मोर देन 50,000 बच्चे कर रहे हैं प्रैक्टिस पूरे इंडिया में उस चीज़ के, उस इंडियन राउंड की कैटेगरी में। तो वो एक बेस भी अच्छा है, और एक पेरेंट्स के लिए भी अच्छी चीज़ है कि आप जज कर सकते हैं बच्चे को कि उसमें कैपेबिलिटी है, इंटरेस्ट है, क्योंकि बच्चे चंचल है। आज वो बो उठा रहे हैं, 6 महीने प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद उनको कोई दूसरा गेम पसंद आ गया फॉर श्योर। तो हर कोई पेरेंट्स ऐसा भी नहीं कि कॉस्टिंग 2-3 लाख है, 4 लाख है, तो वो अफोर्ड कर पाए। तो बेटर यही रहता है, हम भी यही गाइड करते हैं कि आप 2 साल आप कराइए, 2 साल के बाद इंटरेस्ट होता है, पैशन होता है, और बच्चा अच्छा करता है तो आप स्विच कर लीजिए। कौन सी एज आइडियल होगी स्टार्ट करने के लिए? मिनिमम 9। ओके। 8-9 इज़ द बेस्ट टाइम कि आप डाल दो, क्योंकि बच्चे थोड़े से सुनने लग जाते हैं। आर्चरी थोड़ा सा आप वो नहीं है, सुपर एक्टिव गेम नहीं है कि आप बस फुटबॉल लिए और भागो, नहीं। इसमें आपको पेशेंस लाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खड़े होकर के बार बार उसी पोजीशन में रोज़ सुबह शाम चलाना पड़ेगा। तो बच्चे उस हिसाब से हो। अगर आपका बच्चा कहते हैं कि शांत है,
या पेशेंस है, तो वो बहुत अच्छा, चाहे आर्चरी हो, शूटिंग हो, ध्यान वाला कोई भी गेम हो, चेस हो, वो बहुत अच्छा करेगा। और बच्चा बिल्कुल चंचल है, सुपर एक्टिव है, नहीं नहीं तो नहीं फिर नहीं, उसके लिए तो वो बॉक्सिंग ले लो आप फुटबॉल। रेसलिंग ले लो आप, क्योंकि उसमें सुपर एक्टिव मतलब एनर्जी उसको ड्रेन करनी है। राइट। मेरी तो पर्सनली यही ओपिनियन रहती है नहीं सबके लिए। बहुत हद तक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पेरेंट्स के लिए भी ईजी है तब आप चेक चूज करने की करना कि आप क्या करें, पर ऑप्शन बच्चों को आप 5-6 गेम आप जरूर कराएं जो नियरेस्ट है आप टाइम दे पाएं जिसमें, वो वाला गेम जरूर कराएं। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक बार आपने बच्चे को भेज दिया 10 किलोमीटर दूर और फिर आप सोचें कि क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग गेम अगर आपको करना है तो कि बच्चा अटेंशन लेगा, वो छोटे 10 साल के बच्चे को अटेंशन चाहिए आपकी, तो आप भी सबसे पहले कंफर्ट जोन में होने चाहिए कि आप लेकर के आ जाएं, टाइम दें, चीज़ें दें उसको। तो आप नियरेस्ट 3-4 जैसे स्कूल चूज़ करते हैं ना, 3 किलोमीटर में बढ़िया है सब चीज़ें, जस्ट लाइक ऐसे ही अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी चूज़ कीजिए, 4-5 किलोमीटर में चूज़ कीजिए। और ये नॉर्मली अगर डेली हम प्रैक्टिस की बात करें तो वैसे तो खैर अपर तो कोई लिमिट होती नहीं है, बट मिनिमम कितना प्रैक्टिस करनी चाहिए किसी को अगर आगे जाके लॉन्ग रन में इसको बड़े लेवल पे खेलना? एक बड़े लेवल पे खेलना और एक इनिशियली स्टार्ट भी करना, तो आप 1.5 hour 2 hours आप दीजिए पर डे। इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं ये नहीं कहता स्पोर्ट्स में आप मास्टर बनेंगे, अगर आप 1.5 घंटा बच्चा दे रहा है, बच्चे के साथ आप भी दीजिए, आप बिजी शेड्यूल में से आप टाइम निकाल पाएंगे अपने लिए भी और उस बच्चे के लिए भी। दूसरा, मेडल आए ना आए, बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी, वीडियो गेम से बाहर निकलेगा। 2 घंटा बच्चे को आप ट्रेन करेंगे, घर जाते के साथ 10 बजे सो जाएगा, अदरवाइज तो 11-12 बजे भी नहीं सोते। बिल्कुल। तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो मेरा ये है कि 1.5 घंटा एटलीस्ट बच्चे को दो, बच्चे के साथ अपने आप को दो, दोनों की बॉन्डिंग बढ़ेगी और आपका भी बचपन बाहर आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। राइट। आप जब एक लेवल तक आप पहुंच गए, आप तो इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, अवार्ड्स जीते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है इवेंट के दौरान? देखिए, इवेंट के दौरान भी और इवेंट के बाद भी सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आपको परफॉर्म एक बार नहीं करना, बार बार करना है। तो आपको मेंटेन करना। राइट। फॉर एग्जांपल 2014 में पहली बार एशियन गेम्स में मेरे 2 मेडल आए, गोल्ड सिल्वर। अब मैं उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करता रहूँगा तो आने वाले जो एशियन गेम्स है उसमें मैं पीछे हो जाऊँगा। तो मैंने नहीं उसको मेंटेन करना कि अगर आपको दोबारा भी करना है तो वो चैलेंज वही है कि आप कैसे डेडिकेशन बनाए रखें, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में बनाए रखें। खुशियाँ छोटे मेडल जीतने पे भी होती है, बड़े मेडल जीतने पे भी होती है। आपका कितने टाइम तक आप उसको लेकर के चल रहे हो, वो जा चुका है, आपने जीत लिया, वो जा चुका है, हो चुका है। अब आने वाले के पे आप फोकस करें तो आप ये ज़्यादा कह अच्छा रहे है। हैं कि जो आपने कुछ भी अभी अचीव किया या वो उस मोमेंट पे जो आपने हासिल किया वो मोमेंट्री होता है, क्योंकि अगला टारगेट पहले दिख रहा होता उसका आप टाइम, शॉर्ट टाइम जितना रखेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, आप एक अच्छा बड़ा अचीवमेंट आफ्टर एशियन गेम्स आप 1 हफ्ते का ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, फैमिली के साथ वेकेशन जाइए, एंजॉय कीजिए, चीज़ें कीजिए। आप स्कूल, कॉलेजेस, आप मंत्री और सब जगह जाइए, 1 हफ्ते में कर लीजिए और बैक टू डिसिप्लिन आ जाइए। सबसे टफेस्ट कॉल डिसिप्लिन में आने की होती है, क्योंकि आफ्टर विनिंग हर कोई चाहता है कि आप टाइम दीजिए उसको। अगर उस पर्सन को 20 लोगों ने भी बुलाया, चाहे वो स्कूल, कॉलेजेस या कहीं पे भी होगा, तो उसकी 20 दिन की प्रैक्टिस हार्म हो रही है। राइट। तो उसको डिसिप्लिन को मेंटेन करना, मना करके वो चीज़ें करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो आई गेस एक टूर्नामेंट गया, हाँ, बैलेंस करके चलना। जी जी। तो जब आप किसी इवेंट में होते हैं अभिषेक, तो कहा जाता है कि जो आपकी इवेंट नहीं, इवेंट प्रैक्टिस के दौरान भी, लेकिन जब जिस टाइम परफॉर्म करना है और जब सारे पूरे देश की उम्मीदें लगी होती हैं, तो कहते हैं कि जो आपकी सांस है वो आर्चरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप इवन थोड़ा सा भी आपने इधर उधर किया और आपका निशाना चुका, ऐसा है? देखिए, निशाना जो है ना बहुत छोटा है हमारा, कह सकते हैं कि जस्ट लाइक ये माइक जितना है, इतना है, 10 है और 50 मीटर पे है। तो एम फॉर श्योर आप थोड़ा सा रन कर लेंगे या थोड़ा सा फास्ट भी आ जाएंगे तो भी आपकी हार्ट बीट तेज होएगी। तो वो जस्ट लाइक अ बीट, वो अप डाउन, लेफ्ट राइट, अप डाउन, वो मूव करेगा। तो इसलिए कहते हैं अपनी सांसों को जितना धीरे कर सको वो, और वो डीप ब्रीथ है। डीप ब्रीथ तब होगी जब आप 5 से 7 सेकंड 10 सेकंड अपने आप को देंगे, रिलैक्स करेंगे, माइंड को रिलैक्स करेंगे। नहीं, ठीक है, पेशेंस के साथ आपको एम लेना है और सॉफ्टली आपको शूट करना है। अब वो शूट करने के लिए हमारा ट्रिगर होता है, हम यहाँ पे रखा हुआ है, ट्रिगर शेकिंग भी होता है, राइट, और ट्रिगर सॉफ्टली भी होता है।
अब वो जितना बॉडी की वो कहते हैं कि धड़कनें बढ़ेंगी उतना वो हिलेगा, उतने चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए अपने कंट्रोल, वो कहते हैं ना हार्ट बीट पे कंट्रोल करना, वो हमें सिखाया जाता है, पेशेंस सिखाया जाता है, चीज़ें करनी। जो जितना जल्दी सीख लेता है वो उतना अचीवमेंट हासिल करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, टाइम मिलता है कुछ? मान लीजिए ऐसा तो नहीं कि फिक्स टाइम पे आपको अभी शूट करना है तो फिक्स टाइमिंग होती है, पर ऐसा नहीं कि एकदम सडनली आपकी विसिल बज जाएगी। आपको 15-20 मिनट आपको दिए जाएंगे, चीज़ें दी जाएंगी, आप प्रिपेयर होंगे तो आपके पास 180 सेकंड होंगे आपको कि आपको 6 एरो शूट करने हैं, तो दैट इज़ इनफ। राइट। सपोज एक टारगेट मिस हो गया जो पहली बार किया और आपको विदिन सेकंड 10 सेकंड शायद होता है प्रॉब्ली, उसके बाद दोबारा आपको टारगेट लगाना है, कितना मुश्किल होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो पहला गया देखिए प्रेशर दोनों में आते हैं। अगर आपने एक 9 मार दिया, फॉर एग्जांपल 10 नहीं मारा, आपने 9 मार दिया, तो प्रेशर उसमें भी आएगा कि आपको अगला 10 मारना है। और एक 10 मार दिया तो उसमें भी आएगा कि आपको बार बार मारना है। तो हमारे में तो ये सिखाते हैं, एक मारा चाहे वो 10 लगा, चाहे 9 लगा, चाहे 8 लगा, वो भूल जाओ और दूसरे पे फोकस करो कि ये मुझे 10 मारना है। तो अभी आप बार बार कर पाओगे, नहीं तो 72 शॉट्स लेने हैं। अब हर एक के लिए मैं वो सोचता रहूँगा वो एरो का ये हो गया, वो एरो का ये हो गया, तो बाकी के एरो बिगड़ जाएंगे। तो बस ये एक एरो चलाया हटाओ, दूसरा एरो चलाया हटाओ, तीसरा एरो चलाया हटाओ, एट द एंड 72 एरोज में क्या स्कोर होगा वो जा करके चेक करो। ओके, अभिषेक ये बताएं कि कोई ऐसी डिफीट जो मन पे कहते हैं ना कि रह गई कि ऐसा नहीं होता तो बेहतर था? देखिए बहुत सारे किस्से आते हैं, बहुत सारे में बस वही है कि आप एशियन गेम्स में गए, वर्ल्ड कप में गए, वर्ल्ड गेम्स में गए या नेशनल्स में गए, आप जीतते जीतते हार जाते हैं। मैं नहीं कहता कि हमारा, मैं कहता हूँ हर स्पोर्ट्स पर्सन का। तो जो हार जो होती है हमारे में, वो बहुत सारी चीज़ें सिखाती है हमें। अब उसको आप कह सकते हैं कि सिल्वर मेडल आया है, और कई लोग कहते हैं कि नहीं आपने तो सिल्वर जीता है। नहीं, सिल्वर आया है हार के, तो वो चुभन है। पर इस चीज़ से सीखना है हमें, डेडिकेशन यही है कि इस बार नहीं आया अगली बार आएगा, अगली बार नहीं आया अगली बार आएगा। आपको बार बार प्रयत्न करने हैं, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है कि नहीं अगर आपने कुछ ठाना है तो पूरे कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में आपको अपना इतना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप ही हो, कोई दूसरा आपसे ज़्यादा नहीं है। तो एक माइंड मेकअप करके आपको जाना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि अब ऑब्वियसली आप जॉब भी करते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल काम है आपका। प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी अब चेंज हो रही है। अब एक स्कूल टाइम था मेरा जो 100% फ्री टाइम था, उसमें बस सिर्फ पढ़ना था और खेलना था। उसके बाद कॉलेज टाइम आया जिसमें पढ़ना, खेलना, थोड़ा सा घूमना भी था। अच्छा, हमें लगा थोड़ा करियर फिर आपका जॉब टाइम आया जिसमें थोड़ा सा जॉब और आपको सिर्फ खेलना था। फिर उसके बाद टाइम आया फैमिली भी बड़ी आपकी, अब फैमिली को भी देखना है, जॉब भी देखनी है आपको और परफॉर्म भी करना है। अब टाइम आया जब जॉब भी देखनी है, फैमिली भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं और आपको परफॉर्म भी करना है। तो प्रायोरिटीज़ बदलती हैं तो हर कोई समय मांगता है। सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा इन सारे में जो आपने बताया? चैलेंजिंग सारे ही हैं, नहीं पर फिर भी मोस्ट चैलेंजिंग देखो मैं कॉलेज वाला कहूँगा। अच्छा, कॉलेज वाला इसलिए कहूँगा क्योंकि उसमें अपने बिगड़ने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि वही आपका फ्यूचर वाला टाइम होता है। राइट। और वही आपका कह सकते हैं कि घूमने फिरने वाला टाइम, दोस्तों में मस्ती वाला टाइम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला टाइम, और चूज़ एक फ्यूचर की किस जॉब में जाएं वो वाला टाइम। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बिगड़ते भी हैं, संभलते भी हैं, बनते भी हैं। तो वो चूज़ करना वो शायद सबसे टफेस्ट रहता है, तो उसमें संभलना ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ा सा लौटते हैं बचपन की तरफ। जो आपने पहली बार ये बो हाथ में लिया, वो आपने बताया है कि घर से रिएक्शन तो अच्छा ही था। कोई स्कूल से ऐसा जो टीचर रहे आपको याद रहे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया हो आपको? इसमें मेन रोल वही है कि पहला तो आपकी फैमिली होनी चाहिए स्पोर्ट्स में, जो आपको सपोर्ट करे। 100% आपकी फैमिली मेम्बर चाहिए। आप कितना ही कह लें कि आपको भेज दें, नहीं, मदर का, फादर का, सबका सपोर्ट चाहिए आपको। सेकंड आते हैं जो टीचर्स हैं, अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि फॉर श्योर अगर आप टाइम दे रहे हैं स्पोर्ट्स में तो कहीं ना कहीं कट तो कर रहे हैं। राइट। वो एकेडमी में कट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीचर ऐसे नहीं होने चाहिए रिजिड कि
नहीं आप मुझे ही सारा टाइम दो, आपको बैलेंस करके लेकर के चलना पड़ेगा। टीचर्स मेरे टाइम में अगर बात करें तो हमारे पीटी टीचर शरावत सर होते थे, अल्टीमेट सर थे। आउट ऑफ द वे जा करके हम प्रेजेंट नहीं हो रहे या टूर्नामेंट में गए हैं तो जो टीचर जो क्लास टीचर्स होते थे वो स्ट्रिक्ट होते थे कि क्यों नहीं आए, उनको मतलब नहीं होता था स्पोर्ट्स का, पर वो हमारे लिए आकर के स्टैंड लेते थे। या वो कर रहा है, वो वहाँ जा रहा है, कोई आवारागर्दी या वो चीज़ें वो नहीं कर रहा, कहीं घूमने नहीं जा रहा, कहीं वो नहीं कर रहा, वो परफॉर्म कर रहा है, स्टेट के लिए परफॉर्म कर रहा है, तो रिबेट करो। और मेरे लिए नहीं, वो सभी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जो जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन होते थे उनके लिए जा कर के लड़ते थे। इसीलिए शायद हमारे स्कूल में 70 होते थे, मुझे सिर्फ हार्डली क्लास टीचर और मेरे सबसे मेन टीचर इन्हीं के नाम याद है और आगे तक रहे। जी, बहुत खूब। पहला मेडल कब मिला? पहला मेडल 2005 में मिला था मुझे, जब मैं सब जूनियर नेशनल चैम्पियन बना था मैं, तो उसमें नेशनल रिकॉर्ड भी करा था मैंने। और वही क्षण था जो इंडियन राउंड में मैंने लिया था। वही अगेन थ्योरी मेरे कोच की कि 2 साल बच्चे को इंडियन राउंड कराओ, अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करता है तो आप स्विच करने, मतलब हाँ कैपेबल हो। तो वही सेम मेरी भी मूवमेंट आया कि 2 साल की प्रैक्टिस के बाद मैं सब जूनियर नेशनल दिल्ली में ही हुआ था, तो मैं चैम्पियन बन गया था उसमें। क्या बात है। तो उसके बाद इमीडिएट मेरे कोच ने फिर वही डिसीजन कि भैया अब टाइम आ गया है, चेंज करना है। पर फाइनेंशियली, क्योंकि इक्विपमेंट फॉर श्योर बहुत महंगा आता है, फाइनेंशियली नहीं था, पर फिर भी घर वालों ने मैनेज करके करा। और अगेन मॉडर्न बॉल लेते के साथ ही 1 साल बाद ही मैं इंडिया टीम में आ गया था। तो कह सकते हैं उन्होंने करा तो मैंने आउटपुट दिया। बहुत बढ़िया। ये कितने का आता है इक्विपमेंट? आज की डेट में इक्विपमेंट महंगा, काफ़ी महंगा है। एक कंप्लीट सेट की बात करें तो 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक एस एक्स पर, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आप चूज़ करते हैं तो बजट इतना बनता है। और उस टाइम पे मैं याद करूँ तो मेरा 1 लाख के करीब आया था अपग्रेड वर्जन। तो 2005 में 1 लाख रुपए स्पोर्ट्स में लगाना। और ये मटेरियल कौन सा होता है जिससे ये इक्विपमेंट बनता है? ये एल्यूमिनियम, फाइबर, कार्बन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और चक्कर सबसे बड़ा ये होता है कि मेड इन यूएस है सारा। ओके। तो यूएस से इंपोर्ट होता है, इसलिए उस पर कस्टम ड्यूटी भी, चीज़ें भी, वो महंगा वो इसलिए हो जाता है वो। तो पहला मेडल याद है या पहली डिफीट? 100% मेडल याद है। वो डिफीट याद करोगे तो वो बार बार वही चीज़ आपके दिमाग में आएगी और वो कहीं ना कहीं हार्म करेगी। तो सक्सेस याद रखो अपनी कि मैंने वैसा किया था और वैसा दोबारा करना है। क्योंकि जो मेडल लेने के बाद, गोल्ड मेडल लेने के बाद जो आपको सम्मान, खुशी, चीज़ें, रिस्पेक्ट मिलती है, वो आपको बार बार लेनी है। क्योंकि वो जस्ट लाइक शॉर्ट टर्म के लिए आती है, पर बार बार आपको एंजॉय करनी है तो बार बार मेडल लेना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे सांसों की। एक और चीज़ आती है जब भी हम आर्चरी की बात करते हैं तो होता है कि अब हवा पे तो आपका कंट्रोल नहीं है, और कई मोमेंट ऐसे होते हैं कि आप देखते हैं कि हवा जो है आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, बहुत तेज़ है। तब कौन सी ट्रिक काम करती है? ट्रिक देखिए, ये प्रैक्टिस में आपको सीखना पड़ेगा। आर्चरी को या कोई भी आउटडोर गेम जो होते हैं वो, उसमें आपको हवा भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। कह सकते हैं तेज़ बरसात हो गई या तेज़ हवा आ गई, तेज़ धूप हो गई, तेज़ गर्म हो गया या तेज़ ठंड हो गई, आपको हर परफॉर्म करना है। अच्छा, बरसात में भी कंटिन्यू करते हैं? जब तक टारगेट दिख रहा है तब तक आपको एरो चलाने हैं। अब वो टारगेट दिखना मतलब या तो बहुत ज़्यादा फोक हो गया या इतना तूफान आ गया कि टारगेट्स गिर गए, सिर्फ तभी रुकेगा। अथवा एक बार विसल हो गई तो चाहे कितनी तेज़ हवा आए, कितना ही तूफान आए, आपको करना है। मैंने हर एक अनुभव करे, मैं इतनी मतलब लाइक इतने पानी में भी मैंने खेला है कि मेरे नीज तक पानी है और फिर भी हमने परफॉर्म करा है, क्योंकि वो टूर्नामेंट इम्पॉर्टेंट है। मैंने ऐसे भी खेले हैं जो इसमें इतनी तेज़, बर्मिंघम यूएस में है, इतनी तेज़ है कि वहाँ पे फेल डाउन हो रही हैं लड़कियाँ और वो हो रहे हैं, इतनी ह्यूमिड, इतने उस चीज़। ऐसे भी वो देखे हैं जहाँ पे मैं निशाना तो क्या वो खींच ही नहीं पा रहा। टर्की अंटालिया वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इतनी तेज़ हवा थी। ओह गॉड। तो उसमें आपको ऑर्गेनाइज़र की तरफ से कि ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा आपको दे दिया, डबल टाइम दे दिया है कि आप मौके का वेट कीजिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स देखे हैं आपने, और ये सबका अनुभव आपको प्रैक्टिस में करना पड़ेगा। चाहे वो हवा हो, चाहे वो तूफ़ान हो, पानी हो, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं, जो कि टूर्नामेंट्स में आपको एक तरह से प्रिकॉशनर आप ले सकते हैं कि आप ठीक है, मैंने ये चीज़ करी थी कि इतनी तेज़ लेफ़्ट से हवा आ रही है तो मुझे कितना एम ऑफ करना है। ऊपर से अगर तेज़ बारिश आ रही है तो मुझे ऊपर में अप साइड में कितना एम लेना है ताकि वो प्रेशर से वो कितना डाउन आएगा।
छोटा सा एग्जांपल, तेज़ बारिश आ रही है तो जनरली मैं एम एक्स में लेता हूँ तो एक्स में जाता है। जनरली तेज़ बारिश में बारिश के प्रेशर के अकॉर्डिंग मेरा एम अप आता रहेगा, मुझे इतना अप लेना है एम। तेज़ बारिश आएगी, बहुत तेज़ बारिश आएगी, मुझे इतना एम अप लेना है। ओके तो डिपेंड करेगा। सेम चीज़ डायरेक्शन, लेफ़्ट से बहुत तेज़ हवा आ रही है तो मुझे यहाँ पे लेफ़्ट में एम लेना पड़ेगा, फिर और ले कितना अकॉर्डिंग टू एज पर हवा। ओके तो वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अब इसमें चैलेंजिंग ये आ जाते हैं, कई जगह इंडोर स्टेडियम मतलब ऐसे फुटबॉल स्टेडियम में कराते हैं तो विंड की डायरेक्शन घूमती है। ओके तो वो फेस पे तो हमारे बॉडी पे तो यहाँ लेफ़्ट कर रही है, वहाँ पे राइट कर रही है, तो कहाँ पे एम करेंगे? तो ट्रिकी हवा होती है। तो उसको भी आपको जो प्रैक्टिस टाइम होता है तो आपको एनालाइज करना होता है प्रैक्टिस में कि क्या हो रहा है एक्चुअली ग्राउंड में। जी। वैसे भी तो कहा जाता है किसी भी कोई भी आपका इवेंट होता है, स्पोर्ट्स कह लीजिए या फिर कोई आपका कोई बड़ा एग्जाम होता है, तो कहते हैं कि वो उस मोमेंट पे आप कैसा परफॉर्म करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक इंसिडेंट मेरे दिमाग में आ रहा है 2023 का, आई थिंक एशियन गेम्स का था प्रॉब्ली। उसमें मैं कहीं देख रही थी कि आपने बताया था कि एक मधुमक्खी आपके हाथ पे बैठ गई थी उसी मोमेंट पे जब आपको निशाना लगाना था। वो टीम इवेंट चल रहा था हमारा, एशियन गेम्स का था मैच, क्वार्टर फाइनल। तो उसमें मतलब हर कोई 2-2 एरो चलाता है, तो मेरी जैसे ही टर्न आई तो मैंने खींचा और देखा मधुमक्खी आकर के अचानक से कहाँ से आकर के यहाँ पे बैठ गई। अब उस सिचुएशन में मैं खड़ा हूँ, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है शूट करने के लिए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैंने मारा, इन्हें काटा तो मैं वो हो जाऊँगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने ये मारा तो तब भी वो काटेगी क्योंकि यहाँ पे लगेगी। तो बड़ा वो ट्रिकी था कि मैं, वो कैमरामैन भी वो देख रहा है, उस पर जूम आउट कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, मैं खुद हैरान और कि करूँ क्या, अब सिचुएशन क्या है। फिर जैसे तैसे मैंने बस शॉट बस मारा और एकदम ही बस मारने के बाद एकदम हटाया कि वो काटे ना, क्योंकि अगर फूलेगा तो मुझे 2 राउंड और खेलने हैं। तो बड़ा वो ट्रिकी और वो चीज़ें थी। बस लकीली ना वो उसने काटा, ना उसको लगा, ना चीज़ें हुई। बस वो जब शॉट लेने के बाद वो बस डर के वो हिली, वो कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा है, वो जा रही है। तो एरो भी ठीक ठाक ठंड लग गया था। तो आर्चरी में आप तो हम जानते हैं धुरंधर हैं आर्चरी के, लेकिन कुछ और नाम भी हैं, खासकर शीतल देवी पीछे काफ़ी चर्चा में रहीं। तो बिना हाथों के निशाना लगाना अपने आप में ये मतलब सोच भी नहीं पाते हैं हम लोग, तो कैसे मुमकिन होता है? आप मिले हैं उनसे? हाँ, ये मेरे साथ ही ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, इंडिया टीम में मतलब कैंप में रहते हैं। तो एज अ जूनियर, बहुत छोटी सी बच्ची है वो, 17-18 साल की है और बहुत अच्छा कर रही है। फॉर श्योर जो जिनके पास हाथ है वो निशाना नहीं लगा पा रहे, उसके पास हाथ नहीं है वो अपने पैर से वो बो को खींचती है, होल्ड करती है और यहाँ से पुल आउट करती है। तो एक अपने आप में चैलेंज है ये चीज़ करने का, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर भी वो कर रही है और परफॉर्म कर रही है एक अच्छे लेवल पे, और वर्ल्ड नंबर 1 है इस टाइम पे पैरा में। उसी की तरह पैरा में बहुत अच्छा देश का बूम आया हुआ है कि किसी के पैर नहीं है फिर भी परफॉर्म कर रहा है, किसी के हाथ नहीं है फिर भी परफॉर्म कर रहा है। एक नाम अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है जो पायल है, छोटी सी बच्ची है, 14 साल की है, जिसके दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर नहीं है, और वो एरो चला रही है। कैसे परफॉर्म कर रही है? उसकी नीज़ तक है। तो उसने आर्टिफिशियल कुछ 2 चीज़ें लगाई जो कि बो को होल्ड करी एक पैर से, तो वो बो को होल्ड कर रही है और वैसे ही उसी पैटर्न से खींच रही है। और मज़े की बात ये है कि वो जीत भी रही है। इतना डेडिकेशन है तो कोई कल्पना मतलब सोच भी नहीं सकता शीतल का। फिर भी चलो सोचा आपने। थोड़े दिन में अब आप पायल को देखेंगे और नेशनल लेवल पे मेडल लिया। एक्चुअली जब शीतल के भी आए थे तो हम इमेजिन नहीं कर पाए थे कैसे, तो वीडियो देखे तो समझ में आया कि कैसे कर पा रही हैं। और ये जो आप बता रहे हैं ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब आप कह सकते हैं 2 कदम आगे है। और नेशनल्स में मेडल लिए हैं उसने, अच्छा स्कोर अचीव किया है। और अब शीतल के साथ पैरा में टूर्नामेंट्स भी जा रही है। तो पैरा अब वो ये डेडिकेशन चाहिए आपको, असंभव कुछ भी नहीं है। आई नो, पैशन होना चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका एकेडमिक हो, चाहे आपका जॉब हो। अगर आप 100% दे रहे हैं, आपका पैशन है, तो आप बहुत सक्सेस पाएंगे। जी जी, ये वाली स्टोरीज जो है ये इसलिए भी हो जाती हैं ज़्यादा इंस्पायरिंग कि जैसे आपने कहा ना कि जिनके हाथ है वो नहीं चला पाते हैं, और हर किसी को लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है मेरे बस का नहीं है। लेकिन ऐसे में जहाँ पे कि जिस चीज़ में हाथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, एग्जैक्टली उस चीज़ को आप चूज़ करते हैं, परफॉर्म करके दिखाते हैं। हमारी भी दुआएं रहेंगी कि पायल बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म करें और जो भी उन्होंने सोच के इस तरफ कदम उठाया वो सक्सेसफुल रहे। अच्छा, आपके साथ जो जूनियर्स आते हैं उनको आपकी गाइडेंस क्या रहती है, किस तरह का सपोर्ट रहता है? देखो, उनको जो एक्सपीरियंसेस मैंने लिए हैं,
चाहे वो बो सेटअप हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो नंबर ऑफ टूर्नामेंट चूज़ करना हो, खेलना हो, या पैटर्न हो मेरा। तो उनको मैंने सारे, वो कहते हैं ना कि एक सीनियर नोट्स बनाता है और जूनियर आकर के नोट्स की कॉपी ले जाता है और वो फॉर श्योर नोट्स ऐसे सीनियर होने चाहिए ना कि जो अपने नोट्स दे दें। हाँ, आर्चरी में या कोई भी गेम में बहुत कम मिलते हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं ऐसा हूँ कि जितना मैंने लिया है वो तो 100% तुम सीखोगे, फ्यूचर तुम हो। तो बस ये है कि उनको सिखाता भी हूँ, उनके साथ compete भी करता हूँ, उनके साथ खेलता भी हूँ और उनके साथ रहते भी। हमारी वो कहते हैं ना कि हम कंपटीशन में जाते हैं तो इंडिविजुअली इवेंट में हम सबके सब आपस में कॉम्पीट करना होता है, तो एक तरह से जस्ट लाइक ओपोनेंट हैं, पर आफ्टर ओपोनेंट जैसे ही हम खाना भी एक साथ खा रहे हैं, घूमने भी एक साथ जा रहे हैं, गेट टुगेदर भी एक साथ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें फैक्टर रहते हैं। हेल्प फॉर श्योर बीइंग अ सीनियर मुझे करनी है, करता आया हूँ, करता रहूँगा। बहुत खूब। अच्छा, चूँकि हम लोगों ने पैरा की बात की थी, अगर मैं आपसे नॉर्मल जो आपकी कैटेगरी है उसमें बात करती हूँ, तो आप कौन से ऐसे 3 या 5 नाम हमें बताना चाहेंगे जो कि आपको लगता है कि आपके अलावा वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं? पैरा में नहीं, पैरा की बात नहीं कर रहे हम लोग। नॉर्मल जो कैटेगरीज हैं उसके अंदर आर्चरी में और कौन से अच्छे नाम हैं इंडिया में? ज्योति सुरेखा एक अपने आप में बहुत शानदार नाम है जो कि परफॉर्म कर रही है। अपकमिंग आर्चर्स में ऋषभ है, वो अच्छा उभर के आ रहा है। ओजस है, वो अच्छा उभर के आ रहा है। दीपिका तनु काफ़ी अच्छा परफॉर्म लीडिंग करते आए हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं आया मेडल ओलंपिक में अभी तक, पर अपार्ट फ्रॉम ओलंपिक ऐसा कोई इवेंट नहीं जिसमें मेडल ना हो। तो आर्चरी को नाम देने वाले कई सारे जने हैं जिनकी वजह से आर्चरी आज वर्ल्ड लेवल पे, हमारी कंपाउंड मेंस टीम वर्ल्ड नंबर 1 है, मिक्स टीम वर्ल्ड नंबर 1 है, वेरी गुड। इंडिविजुअली आप टॉप 10 में हैं। तो एक ये अच्छी चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है कि क्रिकेट जो है उसने सारा अटेंशन अपनी तरफ खींच रखा है और जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो जाते हैं, उनको उनका ड्यू नहीं मिल पाता? या एंटरटेनमेंट का सोर्स पब्लिक देखती है तो शायद उनको क्रिकेट में ज़्यादा मिलता है, चाहे वो बैटिंग्स हो, चाहे वो खुद खेलना हो, चाहे वो गेम को देखना हो। जस्ट लाइक अ फेस्टिवल वो एंजॉय करते हैं। खैर वो पर्सनल चॉइस है। अटेंशन फॉर श्योर जो मिलनी चाहिए हम अदर्स गेम्स को वो मिल भी रही है, पर एज़ कंपेयर अदर कंट्री वो नहीं मिल रही। उसमें हमारा भी रोल है, ऐसा नहीं कि नहीं है। वो अब बाहर के पेरेंट्स हैं, वो खुद के लिए भी करते हैं, बच्चों के लिए भी करते हैं और टाइम देते हैं। आज की डेट में हम मतलब बच्चों को ही टाइम नहीं दे रहे, उनको स्पोर्ट्स कराने का कैसे सोचेंगे? कितने पेरेंट्स होंगे जो बच्चों को लेकर के जाते हैं, क्लासेस है या करवाते हैं, और कितने ही बाहर के मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि शेड्यूल बना हुआ है कि आज ये क्लास है उस बच्चे की, आज वो क्लास है उस बच्चे की, क्योंकि सेल्फ खुद डिसिप्लिन मतलब खुद करते हैं काम, वो चीज़ें करते हैं। तो मैटर वो भी करता है कि आप कितना अटेंशन दे रहे हैं। गवर्नमेंट करती है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही, बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आई हैं, बहुत सारे प्रावधान लेकर के आई हैं, बहुत एक अनप्रेडिक्टेबल वाला अमाउंट खर्च हो रहा है इक्विपमेंट में, ग्राउंड्स में, टर्फ में और फैसिलिटी देने में, पर फिर भी वही कहते हैं कमी रह जाती है एज़ कम्पेयर अदर कंट्री। थोड़ी सी कमी है, होपफुली हो जानी चाहिए पूरी आने वाले कुछ सालों में। हाँ, पीछे देखिए सिनेरियो तो चेंज हुआ है। पहले एक टाइम ऐसा होता था कि सारे प्लेयर्स अपने से स्ट्रगल कर रहे थे, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, और फिर उनको ना कोई स्पॉन्सर मिलता था, ना कोई फैसिलिटीज़ मिलती थी, लेकिन कहीं कुछ अवार्ड, कहीं कुछ आपने मेडल जीत लिया, उसके बाद जो है सब लाइमलाइट पे जाता है, फिर पैसा भी आ जाता है, स्पॉन्सर भी आ जाता है। लेकिन इधर गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, वो भी देखने सुनने को मिले। लेकिन एक चीज़ आती है अक्सर जो सामने आती है, वो आती है कई बार पॉलिटिक्स हो जाती है। अगर आप फेडरेशंस की बात करें, डायरेक्टली आपके फील्ड से लिंक तो नहीं है, लेकिन हमने पीछे देखा कि किस तरीके से कुश्ती में हमने देखा खिलाड़ियों की बहुत सारी शिकायतें थी फेडरेशन को लेकर के, और उस तरह की चीज़ें सामने आई, गाहे बगाहे दूसरे खेलों में भी आती रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई इस तरह की पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा होनी चाहिए स्पोर्ट्स में? देखिए, एक सिक्के के दो पहलू। अब हमें नहीं मालूम कि प्लेयर गलत या फेडरेशन गलत। पर्सनली मैंने कभी अनुभव करा नहीं। मैं और अपनी जो फेडरेशन है उसको जस्ट लाइक हम पेरेंट्स से डिमांड करते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल मैं अपने पेरेंट्स से कुछ मांगता हूँ कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे यहाँ पे करना है। कभी हाँ करते हैं, कभी ना करते हैं, भला सोचते हुए कि नहीं तुम्हारे लिए शायद अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली मेरे से बड़े हैं, एक्सपीरियंस है, सब चीज़ें हैं, उनको अनुभव है, तो मना करा।
तो सेम लाइक अ फेडरेशन भी हमारा है कि कभी कोई टूर्नामेंट्स की कॉल हुई या कभी कोई सिलेक्शन ट्रायल का प्रोसीजर हुआ, हमने पूछा, बात करी, डिस्कस करी, तो उनका पैनल है, उनका पैनल अपने एक्सपर्टीज़ से उन्होंने बनाया है, उन्होंने डिसीजन लिया है, तो हर बारी आपको सहमति नहीं मिलेगी। ओके तो कभी कभी आपको उनके भी मानने पड़ेंगे, और जब आप अगेंस्ट जाते हैं तो फैमिली में भी वॉर होती है। तो जस्ट लाइक ये भी वॉर ही है। अब आप नहीं कह सकते कि कौन गलत है इस वॉर में, पेरेंट्स और बच्चा या फेडरेशन और प्लेयर। जी देखिए अभिषेक, ये तो आपने बताया कि पहले की कंपैरेटिव चीज़ें बेटर हुई हैं अगर हम लोग स्पोर्ट्स की बात करें। लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि अगर हम फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हर कोई उस लेवल तक सक्सेसफुल हो ऐसा भी नहीं होता कि आप होल सोल सिर्फ उसी के थ्रू अपनी लाइफ को चला पाएँ, स्पोर्ट्स के थ्रू ही। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो चाहे वो एडमिशन की बात करें, कॉलेज में एडमिशन हो, चाहे आगे जाकर के आपके करियर की बात हो, कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कितना फ़ायदा मिलता है? देखिए, फ़ायदा आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा फॉर एग्जांपल, आप कॉलेज की अगर बात करते हैं, आपने नेशनल लेवल परफॉर्म करा है, अच्छा खेला है, मेडल जीता है, इंटरनेशनल खेला है, तो कुछ कॉलेजेस आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हैं। अब एकेडमिकली अगर जाते हैं तो 99%, 100% कुछ कॉलेजेस में ऐसे एडमिशन चल रहे हैं, पर उसमें स्पोर्ट्स कोटे में अगर आपने नेशनल्स में मेडल जीता है तो आपको आपके एडमिशन्स में आपको हेल्प आउट हो जाती है, और आउट ऑफ टर्न आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वो एडवांटेज मिलती है आपको कि आपको स्पोर्ट्स पर्सन कैसा है, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा कॉलेज, नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन नॉर्मल कॉलेज, और बिल्कुल तो फिर तो उसका कोई है नहीं। सेम चीज़ है जॉब्स की। आपने नेशनल में मेडल जीता है तो आपको ग्रुप सी की आपको जॉब्स के ऑप्शंस खुल जाते हैं। आपने इंटरनेशनल में मेडल लिया है तो ग्रुप बी के आपको ऑप्शंस खुल जाते हैं। और अगर आपने एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, मेजर इवेंट्स में मेडल लिया है तो आपको ग्रुप ए तक की जॉब्स आपको ऑफ़र होती है, चाहे वो डीएसपी हो किसी स्टेट में, डिप्टी कलेक्टर हो किसी स्टेट में, डिपार्टमेंट में। अब मैं एज अ असिस्टेंट कमिश्नर हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो जैसा आप देंगे देश को, देश भी आपको वैसा ही अपॉर्चुनिटी देगा कि आप हासिल कर सकते हैं। तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन विदाउट जॉब के नहीं है कोई भी ऐसा। जो जैसा जिसने परफॉर्म करा है उसको वैसी जॉब है आज की डेट में। रेयर ही कोई रहा होगा, पर मेरे नॉलेज में कोई ऐसा नहीं है कि कोई रहा हो कि उसने मेडल जीते हों, चीज़ें हों उसके पास। और पर हाँ, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हमारे गवर्नमेंट मांगती है, और वो ज़रूरी भी है कि अगर आप ग्रुप 1 में हैं, बी में हैं, तो आपको ग्रेजुएशन मिनिमम चाहिए। ओके। और जिसकी ग्रेजुएशन नहीं है उसकी फिर कैटेगरीज अलग हैं, और वो जस्टिफाई भी हैं, क्योंकि एट दी एंड आफ्टर फ्यूचर आपको जॉब करनी है। अगर आप ही को कुछ नहीं आता होगा तो आप नीचे वालों को कैसे कराएंगे, गाइड कैसे करेंगे, संस्थान कैसे चलाएंगे। Agree. तो बहुत क्लियर कट है कि आपको मिनिमम जो बैरियर्स हैं वो ब्रेक करने पड़ेंगे, और जैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं वैसा आप फ्यूचर बनाएंगे। सो ट्रू। अच्छा, चूँकि आप बात कर रहे थे स्कूल कॉलेज के अंदर एडमिशन की, कई बार इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि कहते हैं कि बहुत सारे लोग फेक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं स्पोर्ट्स में और उससे एडमिशन्स होते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जो जायज़ बच्चे हैं जो अच्छा खेल रहे हैं, कई बार वो भी पीछे रह जाते हैं। कुछ इस तरह के केस कभी आपने देखे या सुने? देखिए, फ्रॉड हर जगह होता है आज की डेट में। बचना चाहिए उन सभी चीज़ों से। कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं फेक सर्टिफिकेट लेके। पर हमारा आज की डेट में जो कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, वो पकड़ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनको एडमिशन उस पर मिल जाता है या कर लेते हैं। और वो आज नहीं, वो 3 साल के लिए कॉलेजेस हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पकड़े गए तो आपको तो रेस्टिगेशन मिलेगा। तो बेटर ये है कि फेक चीज़ों में ना पड़े। जो आपके पास है, आपके पास कम सर्टिफिकेट है, मीन्स आप गोल्ड नहीं जीता, आपने ब्रॉन्ज जीता हुआ है, तो आप एक जो एलिजिबल कॉलेज है उसमें आप एडमिशन लीजिए, बजाय आप जंप करने के अपने फ्यूचर को ताक पे रख के। वो गलत होगा। तो उन चक्रों में ना पड़े और सीधे जाएं तो अच्छा है। और फॉर श्योर फेक कॉलेज, फेक सर्टिफिकेट्स अगर हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन संस्थाओं को भी लेना चाहिए, कॉलेजेस को भी लेना चाहिए, इवन उसको बैन कर देना चाहिए। बहुत क्लियर कट है इसका। फेक कोई भी काम मत करो। ओके। थोड़ी सी बात आपकी पर्सनल लाइफ पे कर लेते हैं
अगर हम ये पूछें कि अभिषेक चाहते हैं कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो उन्होंने अचीव किया है लाइफ में स्पोर्ट्स में उसी तरीके से स्पोर्ट्स को ही ऑप्ट करे। नेक्स्ट जनरेशन मीन्स मेरे बच्चे हो Of course. नहीं, मेरा बच्चा पहला 8 साल का है फर्स्ट Okay. और उसको मैंने अपॉर्चुनिटी दी है कि सारे गेम करे भी एज अ मैं जो मेरा फंडा है कि 10 साल तक उसको मैं सारे गेम, वो स्विमिंग भी जाता है, आर्चरी भी करता है, वो चेस भी खेलता है, क्या वो बात है। एबेकस भी जाता है, वो मतलब सारे गेम में एंजॉय करता है वो, क्योंकि अभी उसके सारे एक्सप्लोर करने के दिन है। जिस भी गेम में मुझे लगेगा कि इन फ्यूचर कि हाँ ये स्टेबल है और डेडिकेशन इसमें ज़्यादा है, मैं उसको कंटिन्यू कराऊंगा। फॉर श्योर मेडल के लिए नहीं कराऊंगा कि मेडल आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। एक स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा कह सकते हैं कि पर्सनल कह सकते हैं कि आपको वो देता है, चार्म देता है, हाँ, आपकी पर्सनालिटी डेवलप पर्सनैलिटी डेवलप करता है। तो मैं वो चाहूँगा कि उसमें वो आए। बाकी तो सब चल ही रहा है, सब कुछ अच्छा है, एक्सप्लोर भी करता रहे, सब चीज़ें। सो यू हैव 2 किड्स। हाँ, वो छोटे वाला मेरा 3 साल का है, तो अभी अभी it's तो too early. बस अपनी धूम में है। अब इस धुन में ही रहना चाहिए, वही एज है। और देखिए, आप ये चीज़ जो आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि बच्चा खेलने के लिए खेले, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम लोग मिडिल क्लास की बात करते हैं या फिर और उससे थोड़ा नीचे भी चले जाएं, तो पहला जो टारगेट होता है वो होता है कि आपका करियर क्या होगा, फाइनेंशियल गेन आप देखते हैं। अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता बच्चा सिर्फ खेलने के लिए खेले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि या तो वो खेलने के लिए अपनी फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत खेल रहा है तो ठीक है, या फिर वो मेडल लेकर के आए ताकि उसमें उसका करियर बन पाए। नहीं, बहुत सारे गेम ऐसे भी हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियली इतना नहीं है। जैसे कि आर्चरी है, आप इंडियन राउंड का अगर आप वो करते हैं 7,000 में आपकी पूरी किट आ जाती है, आप 2 साल 3 साल 4 साल आप कर सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब ये कि आगे जाकर के अचीव करें, आगे जाके ठीक है? अचीवमेंट अभी आप उसको करियर की तरफ अच्छा, बनाएं। अब ये बताइए, जी। अगर आप एक नेशनल में इंडियन राउंड से चैंपियन बनते हैं तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, आप पर मेडल आप 3 लाख तक ले सकते हो आप। फॉर एग्जांपल मेरी ही अगर मैं बात करूं, मैंने अचीव करा, नेशनल से मेडल लिया, कैश इंसेंटिव आया, उसको मैंने इन्वेस्ट करा वापस से सामान लेने में, इक्विपमेंट में, चीज़ों में। नहीं, आई थिंक मैं अपना क्वेश्चन शायद ढंग से नहीं रख पा रही हूँ। मेरा मानना ये है कि नॉर्मली पेरेंट्स किसी भी स्पोर्ट्स की तरफ इसलिए नहीं बच्चों को भेजते हैं, उनको लगता है कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं रहा तो व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि तब तक आपकी एज भी निकल जाएगी पढ़ाई की। मैं वही कह रहा हूँ कि आप 2 घंटे अगर आप दे रहे हैं, और आप ये मत सोचो कि सक्सेसफुल करने के लिए भेज रहे हैं, आप सिर्फ ये सोचिए कि ये सिर्फ अच्छी सेहत के लिए भेज रहे हैं, आप एक अच्छे डिसिप्लिन के लिए भेज रहे हैं, आप एक्टिव करने के लिए भेज रहे हैं, आप सिर्फ उस चीज़ के लिए भेजिए। आप फ्रॉम फर्स्ट डे आकर के अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे तो ओलंपिक में मेडल लाना है इस बच्चे का, आप बताओ क्या करना है, पॉसिबल नहीं है वो। पहले उसका डेवलप होने दीजिए, स्ट्रेंथ भी, दिमाग भी, इंटरेस्ट भी, सब चीज़ें होंगी। और फॉर श्योर हर चीज़ अपना अपना चीज़ें करा लेती है। जब आपको भी लगता है कि ये आउटपुट दे रहा है, नेशनल से मेडल ला रहा है, चीज़ें ला रहा है, तो आप भी फॉर श्योर आप एफर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे कि नहीं ठीक है, करना चाहिए, मौका देना चाहिए। और देना चाहिए मौका। अब वो किस वे में देना है, कैसे देना है, बहुत सारे गेम है, जैसे बास्केटबॉल है, नहीं लगते उसमें अमाउंट इतना, तो इंडिविजुअल गेम्स हैं, तो आप वो कर सकते हैं कि ठीक है उसमें मौके भी हैं और अमाउंट इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अच्छा, ये कैसे चूज़ करें कि आपका बच्चा ग्रुप जो गेम होते हैं, टीम गेम होते हैं, उसके लिए बना है या फिर इंडिविजुअल के लिए? आप खिलाइए उसको, ओके, आप खिलाइए। पहली प्रायोरिटी मैं बस बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ आपको, गेम चूज़ करने की है कि रेडियस में आपके होने चाहिए, आपके अप्रोचेबल होना चाहिए, ताकि आप डेली कम्युनिकेट करा पाएँ, पहला। दूसरा, आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे, बच्चे को 4-5 गेम कराने पड़ेंगे, उसमें से वो जिसमें इंटरेस्टेड है आपको खुद को पता चल जाएगा जब आप टाइम देंगे 2-3 महीने 4 महीने में कि हाँ ये कैसा है, क्या नहीं है, इंटरेस्ट है। उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कराइए। अभिषेक, आप काफ़ी दुरुस्त दिख रहे हैं और बहुत ही फिट हैं, तो आप अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं? देखिए, ऑल्दो आर्चरी सारा टाइम खड़े रह कर के और इतना पाउंडेज चलाने के लिए और इतने हैवी वो उठाने के लिए वो वैसे ही फिटनेस करा देती है। पर मेरी अगर मैं बात करूं कि मैं मॉर्निंग में 3-3.5 घंटे अपने प्रैक्टिस में दिए, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा अपनी बॉडी कंडीशनिंग, जिम हो गया या त्राटक हो गया, वो चीज़ें हो गई, वो उसमें दिया। अच्छा, त्राटक करते हैं आप, मेडिटेशन काइंड ऑफ करते हैं? मेडिटेशन त्राटक आप कह सकते हैं कि उसको 15 से 20 मिनट में देता हूँ। एक तरह से कुछ और भी नहीं हुआ तो आराम से शांति से बैठना, नॉट एग्जैक्टली ओम का उच्चारण, पर हाँ
अपने आप को पीस ऑफ माइंड, मतलब 15 मिनट आपको देना, तो 1.5 से 2 घंटे में उसमें टोटली जिम और सब चीज़ों में उसमें जाता है। अगेन थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद इवनिंग में वापस से प्रैक्टिस 4 घंटे की मेरी रहती है, और उसके बाद थोड़ा बहुत बॉडी कंडीशनिंग, स्ट्रेचिंग और फिजियो है तो रिक्वायर्ड हुआ तो वहाँ पे वो, और डेली रूटीन यही है मेरा, एग्जैक्टली सेम। दिन कितने बजे स्टार्ट होता है, कितने बजे खत्म? 6 बजे स्टार्ट होता है और 7:30 बजे शाम ख़त्म होता है। ओके, ये तो प्रैक्टिस वाला हुआ, राइट? हाँ। आप कितने बजे सोने चले जाते हैं? कोशिश करता हूँ 10 बजे चला जाऊँ, अलार्म बात बज जाता है 10 बजे, पर 10:30 इज़ द मैक्सिमम टाइम। वो नहीं भी होता तो भी बस बॉडी मांगती बस कि भैया हो गया, एग्जॉस्ट हो चुके हो। राइट। और खाने में क्या रहता है? मैं वेजिटेरियन हूँ तो नॉर्मल डाइट में प्रेफर करता हूँ कि मैं ऐसा कोई कोल्ड ड्रिंक हार्डली मैंने कभी पी हो, मुझे नहीं याद, या ऑयली चीज़ें मैं बिल्कुल ही अवॉइड करता हूँ। नॉर्मल 2 सब्जी मिल जाए, रोटी मिल जाए, थोड़े राइस, अगर रोटी नहीं है तो वो खा लिया, या खूब सारा सैलेड और खूब सारा फ्रूट, ये मेरा बहुत रहता है। बढ़िया। एग भी नहीं खाते हैं आप? नहीं। अच्छा, आमतौर पे तो ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो प्रोटीन नहीं मिलेगा और उनको तो नॉन वेज खाना होगा। देखो वो इसलिए कहा जाता है, एग एक सस्ता और एक प्योर वर्जन, मतलब प्रोटीन का सोर्स है वो। 10 रुपये में आपको 30 ग्राम मिल जाता है, 10 ग्राम एक में मिल जाता है, तो 30 रुपये के अंडे खाने के बाद आपको जितना प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है। अब कोई अफोर्ड नहीं कर पाता तो प्रोटीन के वो डब्बे होते हैं वो खा लिए। मैं प्रेफर करता हूँ कि पनीर खा लिया, तो पनीर मैं खूब खाता हूँ। 2 सब्जी में, एक पनीर की सब्जी ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, तीनों टाइम मेरी होगी, तो मैं उसे ले लेता हूँ। थोड़ा बहुत फ्रूट्स लेता हूँ तो बनाना थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, 2 बनाना ले लेता हूँ, तो वो प्रेफर करता हूँ। तो ये जनरल चीज़ है। दूध दही मैं खूब पीता हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, इससे एक भ्रम तो खत्म होता है। लोग कहते हैं ना कि आप बिना नॉनवेज के स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो सकते। ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन है अच्छे जो वेगन हो चुके हैं। विराट कोहली ले लीजिए, वेगन है। राइट। आप कैसे कह सकते हैं? मोस्ट फिटेड पर्सन है वो। बिल्कुल सही बात है। और काफ़ी क्रिकेट में तो भाग दौड़ भी बहुत होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी, बहुत खूब। ओके, अगर आपसे पूछूं मैं कि इन केस आपको फ्यूचर में आप खुद को कहाँ देखते हैं? एज अ कोच देखते हैं? लगभग 10 साल के बाद अगर हम पूछें कि अभिषेक कहाँ पर होंगे, तो एज अ कोच देखते हैं, या एज एन ओलंपिक मेडलिस्ट देखते हैं, या फिर कुछ और भी कोई सपना है? मुझे सच बताऊं तो मैंने इस वे में सोचा नहीं। मैं अभी इनकम टैक्स में एज असिस्टेंट कमिश्नर लगा पड़ा हूँ। उसके भी कह सकते हैं उस संस्था के भी फ्यूचर मेरा वो भी दिखता है मुझे कि यहाँ पे मुझे एकेडमिकली उसमें भी जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में। कई बार मुझे ये भी लगता है कि मुझे स्पोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए, कि मैंने देखा है क्या स्पोर्ट्स पर्सन्स के पास नहीं है। कभी कभी लगता है कि आर्चरी में एज अ कोच भी जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है जो टैक्टिक्स, मेरे जो नोट्स हैं मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे और इनके लिए होंगे। तो सच बताऊं तो अभी मेरे पास नहीं सोचा अभी, पर हाँ तीनों ही मेरे पास ऑप्शंस हैं। Okay. कि मैं कहाँ जाऊंगा, वक्त का पता नहीं अभी। अच्छा, ये बताइए, जब कभी टाइम मिलता है तो आर्चरी के अलावा क्या करना पसंद करते हैं? मूवीज़ देखना। जितना भी ट्रैवल होता है मेरा, बहुत ट्रैवल है मेरा। इंडिया में, इंडिया के बाहर में मैं ऑलमोस्ट 29-30 में टूर्नामेंट्स खेलता हूँ। 15 मेरे बाहर के होते हैं, 15 इंटरनल होते हैं। तो फ्लाइट्स मेरी बहुत हैं। और अभी रिसेंटली मैं यूरोप में था, निम्स में, फिर मैं लैनकेस्टर गया, फिर दुबई गया, फिर वापस आया। इस सेक्टर में ही इतने लंबे तो मैं जितनी OTT पे मूवीज़ होती हैं, शोज़ होते हैं, सब देखता हूँ, सब एंजॉय करता हूँ उस चीज़ को। तो फिर तो आपको अपना फेवरेट एक्टर भी बताना पड़ेगा हमें। अभी तो पंचायत वाले हमारे सचिव जी अच्छे लग रहे हैं अभी मुझे। क्या बात है, करेक्ट। जीतू भाई। तो करेक्टर मेरे बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो वो बड़ा नेचुरल है एक्चुअली, वो कैरेक्टर ही बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली, वो एज पंचायत एक्टर भी वो अच्छे हैं, लेकिन जो कैरेक्टर गढ़ा है, इमेजिन किया है। मैं तो खुद गाँव से हूँ और मेरी मम्मी प्रधान थी, पहली महिला प्रधान इस पूरे जिले की। अच्छा। तो मैंने वो चीज़ देखी है अपने सामने से कि क्या रोल होता है। रियलिटी बहुत अच्छे वाला सीरीज बनाई है उसकी, वो सीजन 1, 2, 3, 4, अब तो वेट हो रहा है कि 5 भी आए, देखिए हम भी चीजें करें। अच्छी बात ये है ना अभिषेक कि थोड़ा सा हम लोग अपने टॉपिक से अलग जा रहे हैं, बट इसमें ना जिन लोगों ने गांव नहीं देखा है, मैं तो शायद इसलिए कनेक्ट कर पा रही हूँ कि मैंने देखा है और सब चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही, पंचायत और सब कुछ, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो भी इंजॉय कर रहे हैं इसको, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ऐसी एक सीधी सी एक और कॉमेडी में मैंने भी देखी थी, वो गुल्लक।
बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ultimate खूबसूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इससे एक अच्छी चीज़ ये भी देखने में आती है कि बीच में एक टाइम आया था जब हम लोग OTT पे ना बहुत इधर उधर की चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट और बहुत ही इस तरह का चीज़ें आ रही थी जो कि लगता था कि ये क्या कहाँ जा रहा है, लेकिन ये इस तरह की जो बीच बीच में कुछ सीरीज आई हैं, ये सीरीज आई हैं, बहुत अच्छी है ये, मतलब आपके रियलिटी को भी दिखाती है कि एक्चुअल घर में क्या होता है, कैसे चलता है, क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है, ये देखते देखते क्या वो लगता है, फील होता है क्या ये एक्चुअल सारी चीज़ें हैं। तो अगर और एक्ट्रेस कौन है आपकी पसंदीदा? वही मैं कोई एक के साथ स्टिक नहीं हूँ, चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, या कोई डिपेंड करता है कि किस मूवी के अंदर, किस सीरीज के अंदर किसने कैसे एक्टिंग करी है। बिल्कुल, बहुत एग्जैक्टली। बढ़िया। और अगर हम कहें कि कभी अभिषेक वर्मा के ऊपर एक मूवी बनेगी तो कौन होगा जो आपका रोल प्ले करेगा? कोई आइडिया नहीं मुझे, अभी मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं कितना और खेलूंगा, कैसे खेलूंगा, क्या पता है। मेरा बस अभी जितना मैंने अचीव करा है बहुत थोड़ा है, अब मेरा बहुत बाकी है। जैसे कि LA मेरा ओलंपिक में अभी तक इवेंट आया नहीं था, पहला इवेंट अभी आया है, तो क्या पता उसके बाद चीज़ें अलग बदल जाएं। क्या बात है। तो कैरेक्टर चलिए, हम जरूर चाहेंगे कि चीज़ें बदले और अच्छी तरह बदले, और फिर आप दोबारा हमारे पॉडकास्ट पे आए, ये आपको प्रॉमिस करके जाना होगा 100% कि जब हम ओलंपिक से मेडल लेके आए तो फिर हम फिर यहाँ बातचीत करेंगे। 100% तो ऐसा नहीं होगा मुझे फिर कहना पड़ेगा अभिषेक से तो बात ही नहीं हो पा रही है अभी तो। कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ें ना आए कभी, ना मैंने आने दी, और फॉर श्योर उस चीज़ को भी, सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। क्या बात है, हम भी बिल्कुल जरूर चाहेंगे कि हम भी उस सक्सेस का आपका हिस्सा बने। और चूंकि आपने तो नहीं बताया कि कौन आपका रोल प्ले कर सकता है बेटर, मुझे लगता है कि वरुण धवन काफ़ी हद तक वो जो है, अगर ऐसा मौका आता है कि आपके ऊपर मूवी बनती है तो वो बहुत हद तक रिजेंबल कर सकते हैं। सब सुन सकते हैं। वरुण धवन जी, आप सुनिए ध्यान से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत खूब। जाते जाते हम चाहेंगे कि एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ हो जाए। ओके जी। इंडोर या आउटडोर? आउटडोर। गोल्ड या वर्ल्ड रिकॉर्ड? गोल्ड। मेडिटेशन या म्यूजिक? म्यूजिक। प्रेशर या पीस? प्रेशर। कोच की डांट या क्राउड की ताली? कोच की डांट। आर्चरी और एक्टिंग? आर्चरी। इजी था। वन वर्ड फॉर इंडियन जर्सी? नेम। वन वर्ड फॉर फेलियर? नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या बात है। अगर वो दिन जब आएगा जबकि अभिषेक को अपना बो नीचे रखना होगा, कैसा एहसास होगा? अभी सोचा भी नहीं और सोचना भी नहीं अभी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जाते जाते हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को एक 2-3-4 पॉइंट्स ऐसे बता जाएं कि जो बच्चे करियर बनाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो उनके पेरेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे वो बच्चे को शेप दे सकते हैं आगे जाके एक अच्छे प्लेयर के रूप में, खासकर अगर हम आर्चरी की बात करें। देखिए, बहुत क्लियर कट मैं बताऊंगा कि कोई भी स्पोर्ट्स चूज़ करना हो, आपको मैंने ऑल दो की पॉइंट्स बता दिए हैं जी। कि जिसमें आप टाइम दे सकें, जो आपके रेडियस में हो, जो बच्चे को इंटरेस्ट हो, पहला वो स्पोर्ट्स कराइए। दूसरा, आज की डेट में स्पोर्ट्स में बहुत फ्यूचर है। जिस तरीके से आप अचीव करेगा बच्चा, उस तरीके से आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। अच्छा बच्चा मेडल लेकर के आ रहा है तो उसको उसी तरीके की जॉब्स मिलेगी, एडमिशन्स मिलेंगे, कैश अवार्ड्स मिलेंगे। आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सपोर्ट, बहुत सारी स्कीम्स लेके आई हैं जो कि एक्टिव है रियलिटी में। अनप्रेडिक्टेबल कैश अवार्ड्स दिए जाते हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि और कहीं इतना मिलना इजी है। छोटा सा एग्जांपल, ओलंपिक्स में मेडल लाने पे करोड़ों रुपए आपको दिए जाते हैं। एशियन गेम्स में मेडल लाने पे स्टेट करोड़ों रुपए जीत देती है आपकी। नेशनल गेम में जीतने पे आपको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। आज की डेट में कैश अवार्ड भी है, नेम भी है, फेम भी है, स्पोर्ट्स में सब कुछ है। थोड़ा सा आपको, जैसे कि सेलेक्ट करते हैं आप स्कूल बच्चे का, टीचर बच्चे का, ऐसे ही गेम भी सेलेक्ट कीजिए और उस टीचर के लिए उसके कोच भी सेलेक्ट कीजिए। अच्छा, आप अच्छा ट्यूटर लगाते हैं, 10,000 रुपये खर्च करते हैं कि बच्चे को अच्छी नॉलेज मिले, अच्छा पढ़ पाए, पर 10,000 रुपये में अच्छा कोच आप नहीं देना पसंद करेंगे। आप 1,000 रुपये वाला भी आपको लगेगा कि 1,000 रुपये फ़ीस ले रहा है, ये बहुत महंगा है। वो नहीं है ऐसा। तो अच्छे कोच का सिलेक्शन कीजिए, अच्छे गेम का नियरेस्ट में जो आपके नियरेस्ट रीचेबल है उस गेम को देखिए, और सबसे मेन चीज़, बच्चे का इंटरेस्ट किस गेम में है उसको ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी दीजिए। तभी मैं फिर वही बोलूँगा, अच्छा प्लेयर बने ना बने, अच्छी सेहत ज़रूर बनेगी बच्चे की। ये इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से बाहर आएगा
और जो चश्मे चढ़े हुए हैं और हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही है, एक्टिव बॉडी ये सबको डिसॉल्व करेगी प्रॉब्लम को। तो बच्चों के साथ टाइम दीजिए और ख़ुद भी बच्चे बनिए। वो एक मौका है बच्चों के साथ में आपका बचपन जीने का। क्या बात है, बहुत खूब। चलिए, बहुत ही इंस्पायरिंग रही आपसे बातचीत और हम दुआ करेंगे कि आप इसी तरीके से देश का नाम रोशन करते रहें और बड़े बड़े अचीवमेंट जो है अभी आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो भी आप ज़रूर लेकर के आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।